जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 10th का दोस्तों, जो हम लोग सेट दूसरा कर रहे हैं 2020 का सेट दूसरा का जो एनके सेट कर रहे हैं दोस्तों। आज हम लोग इस सेट में पार्ट 3 में बायोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होगा दोस्तों खास आप लोगों के लिए होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अनसोल्ड से तैयारी करने से इसकी बोर्ड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इसके फंसते हैं। अगर आप लोग कम से कम कुछ नहीं 15, अगर आप लोग 15 सेट कर लेते हो, 15 अगर सेट कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। ये तो टारगेट आप लोग बना ही लीजिए कि 15 सेट का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सबसे पहले बायोलॉजी जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन तो आपको हमने पढ़ा के रखा है। मुकुलन किसे कहते हैं? यानी वह जंतु जो अपने शरीर से, अपने अंगों से संतान को जन्म देती है, उसे मुकुलन कहते हैं। जिसके बारे में हम लोग 2021 के सेट में, 20 के भी सेट में हम लोगों ने इसका अच्छे से अध्ययन करके भी रखा है। तो मुकुलन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। सबसे एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। ठीक है, ये तो हमारे पास लॉन्ग आंसर पूछा नहीं गया है, इसलिए हम लोग आंसर दे रहे हैं। लॉन्ग आंसर पूछा था तो हम पूरा का पूरा आपको समझा देते हैं किस प्रकार से जन्म होता है। ठीक, इसके बाद जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। जीवाश्म यानी जीवों के अवशेषों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी हमारा इसमें आपको बता दें कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी उथल पुथल हुई थी ना पृथ्वी में, यानी जो भूकंप आए थे जिससे पेड़ पौधे दबकर नीचे जंतु जो अवशेष रह गए थे, जिससे पेट्रोलियम वगैरह का उत्पादन हुआ है, ये हमारा जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोयला। तो कोयला, पेट्रोल, ये जीवाश्म ईंधन है। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र, अंडाशय, फिर गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। दोस्तों मादा जनन तंत्र, मादा मतलब स्त्री में शुक्रवाहिका होती है, गर्भाशय भी होती है उसमें, फिर डिंब वाहिनी भी होती है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता है। शुक्रवाहिका किसमें होता है? पुरुषों में होता है। पुरुषों में जो सफेद प्रकार का श्रावण होता है वो शुक्रवाहिका ही है। ठीक है, इसके बाद आपका 9 का घ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों आपको बता दें स्वपोषी पोषण कौन होते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी पोषण होते हैं। वो अपना पोषण सूर्य के प्रकाश, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में किस किस की आवश्यकता होती है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ये सब आवश्यकता होते हैं। तो हम लोग कहेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल राइट आंसर, क्लोरोफिल भी राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश भी राइट आंसर। तो फिर उपयुक्त सभी क्या आंसर होगा हमारे पास? उपयुक्त सभी। इसके बाद 10 का क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दे? दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना, ध्यान देना कि आपको क्वेश्चन के अगर आंसर चाहिए तो आंसर दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग आंसर आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन अगर वीडियो नहीं देखोगे, अगर समझोगे नहीं, तो आंसर आपके लिए बेकार है, क्योंकि आंसर तो आपकी बुकों में भी है ना। तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर बहुत से लोगों के वो नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन लोग ढूंढ नहीं पाते। बहुत से जो स्टूडेंट्स हमारे हैं ऐसे कि डिस्क्रिप्शन ढूंढ नहीं पाते। डिस्क्रिप्शन आपको बता दे, डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ मिलेगा? जो आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, इस प्रकार से सब्सक्राइब दिख रहा है आपको, ठीक, उस सब्सक्राइब के ऊपर सब्सक्राइब सबसे पहले इसको दबाना है। ठीक, सब्सक्राइब को सबसे पहले इसको आपको दबाना है। दबाने के बाद इसके ऊपर इस प्रकार से आइकन बनाना है, इसको दबाना है। इस आइकन को दबाते ही आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है, एक क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दे? तो पोषी स्तर कैसे? हमें पता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार जो है एक कड़ी की तरह है, एक चेन की तरह है, एक दूसरे से आश्रित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर पोषी स्तर को नष्ट कर देंगे तो हमारा जो वातावरण है ना, ये असंतुलन हो जाएगा, यानी ये परिवर्तनशील हो जाएगा, मतलब इसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, अगर पोषी स्तर को नष्ट कर देंगे तो जो प्राकृतिक का नियम है ना,
वो बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको इसके बारे में पढ़ा के भी रखा है कि पोषी स्तर, जैसे घास, तो घास को ग्रहण करने वाले कौन है? टिड्डा। टिड्डा को ग्रहण करने वाले मेढक, मेढक को ग्रहण करने वाले सांप, सांप को ग्रहण करने वाले बाज, है कि नहीं? तो ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये पोषी स्तर के। पोषी स्तर का एक एग्जाम्पल आपको और बता दिया। अगर पोषी स्तर को नष्ट कर दे तो क्या होगा? अगर हम पोषी स्तर को नष्ट कर देना, तो पोषी स्तर को नष्ट करने पर एक तो हम लोग जानते हैं कि वातावरण का जो नियम है ये तो इसको बिगड़ जाएगा, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल ये इससे हम बताते हैं। जैसे हिरण के बारे में, अगर मान लो कि शेर, हिरण को कौन ग्रहण करता है? शेर। हिरण को मार के खाता कौन है? शेर। अगर शेर को हम लोग नष्ट कर दे, वो भी तो पोषी स्तर है, उसको अगर नष्ट कर दे तो हिरण क्या करेंगे? सभी हिरण क्या करेंगे? जितने सारे हमारे पास ये घास फूस है ये सब वो खा जाएंगे। जब वो सब खा जाएंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? सहारा का मरुस्थल, जो कि इसका एग्जाम्पल है। सहारा का मरुस्थल ये इसी बात का एग्जाम्पल है कि यही हुआ, शेर खत्म हो गए, हिरणों ने सहारा का मरुस्थल बना दिया। क्यों? सभी घास फूस को खत्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, इसलिए हम लोग पोषी स्तर को नष्ट करेंगे तो प्राकृतिक नियम बिगड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है, जल संरक्षण क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए। जल संरक्षण यानी 10 का खा, तो आपको इसमें तो हेडिंग डाल लेना है, इसको हेडिंग डालना है उत्तर 10 का खा। आप लोग क्या डालोगे? उत्तर 10 का खा। 10 का खा डालना है दोस्तों, 1 का खा पड़ गया है, 10 का खा। ठीक, आपको सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जल संरक्षण। जल संरक्षण दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग हेडिंग डालोगे ना तो ऊपर का एक लाइन छोड़ देना और इसको बीच में, कापी के बीच में हेडिंग डालना है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ देनी है आपको। ठीक, ये ध्यान रखना है। जल संरक्षण विस्तार पूर्वक समझाना भी है, विस्तार पूर्वक आपको समझाते भी है। समझिए पहले, जल संरक्षण किसे कहते हैं? जल को संरक्षित करना, जल को इकट्ठा करना जल संरक्षण कहलाता है। मतलब वह स्थान जहां पर जल की कमी है वहां के लोग क्या करते हैं, जो वर्षा होती है उस वर्षा के जल को वो अपने पोखर में यानी तालाब में या गड्ढे वगैरह, ताल वगैरह बना के उसके अंदर जल को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इसे जल संरक्षण कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे राजस्थान में क्या होता है कि लोग बड़े बड़े अपना तालाब वगैरह बना लेते हैं। ठीक, उसमें जब वर्षा होती है उसके जल इकट्ठा कर लेते हैं, उसको इकट्ठा करने के बाद उसका पुनः उपयोग करते हैं। पुनः उपयोग कैसे? जब खेतों में सिंचाई करनी होती है तब ये लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन। अब इसमें पूछा गया प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर 10 का गा। आपको क्या लिखना है? उत्तर 10 का गा। सबसे पहला हेडिंग आपको क्या डालना है? प्रदूषण। प्रदूषण। अब प्रा का मतलब क्या होता है? प्रा का मतलब हर एक को, और दूषण का मतलब दूषित करना। हर वस्तु को दूषित करना प्रदूषण कहलाता है। प्रा का मतलब क्या होता है? हर एक को, प्रत्येक को, और दूषण का मतलब दूषित करना। प्रत्येक को, हर एक वस्तु को दूषित करना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डाल लेना है, प्रदूषण के प्रकार। क्या डालोगे? प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के तो बहुत से प्रकार होते हैं, निम्न 3 प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रदूषण के प्रकार, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा ये हो गया है, एक हो गया ध्वनि प्रदूषण, एक हो गया हमारे पास वायु प्रदूषण, एक हो गया वायु प्रदूषण, एक हो गया हमारे पास जल प्रदूषण, एक हो गया रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, एक हो गया भूमि प्रदूषण। प्रदूषण तो बहुत प्रकार के हो गए हमारे पास, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण भी होते हैं, भूमि प्रदूषण भी होते हैं, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। ठीक है,
अब ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं दोस्तों? जहां पर बहुत अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मान लो कि शादी विवाह में क्या होता है कि डीजे बजते हैं। जब डीजे बजना प्रारंभ होती है ना, जब डीजे बजने लगती है तो उससे क्या होता है, उसके पास जब हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसके पास हम लोग खड़े हो जाते हैं तो उसके अधिक ध्वनि से हमें पता है कि हम लोगों की सुनने की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज होती है। और उस समय उसकी हर्ट्ज, उसकी आवृत्ति यानी ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है, और जिससे हो सकता है हमारे कान के पर्दे फट जाए। और कान के पर्दे नहीं फटेंगे तो हमारा हार्ट बीट जो है ना, हार्ट बीट जो पंपिंग हो रहा है वो अधिक हो जाती है, गतिवान हो जाती है, जिसके कारण हृदय रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय रोग का मतलब होता है, हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हो सकता है ब्लड प्रेशर का मतलब बीपी, हाँ मतलब रक्तदाब, हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, अधिकतर कम तो नहीं होते हैं, अधिकतर अधिक हो जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है। ये किससे होने लगता है? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसलिए हमें डीजे के पास वगैरह नहीं खड़े होने चाहिए। जब बहुत सारे ट्रैफिक लगे होते हैं, ट्रैफिक में क्या होता है कि इधर से गाड़ी की आवाज, 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 बीच में हम फंसे हैं। बीच में जब हम फंसे हैं तुम्हारी कानों को इधर की आवाज भी सुनाई पड़ रही है, इधर की आवाज भी सुनाई पड़ रही है, इधर से ऐसे बैक आके ऐसे फिर कान के अंदर वो आवाज घुस रही है, और पीछे से आकर ऐसे कान के अंदर आवाज घुस रही है। कानों को तो तहस नहस कर दिया आवाजों ने। अब तहस नहस कर दिया, बात में कोई हमसे बोल रहा है कि भाई साहब आप कहाँ से निकलोगे, तो हमें कुछ सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हमें कौन सा प्रदूषण ने अटैक किया है? ध्वनि प्रदूषण ने। ठीक, इसके बाद इसलिए हमें ध्वनि से बचना ही चाहिए। इसके बाद वायु प्रदूषण। वायु को तो हम ही लोगों ने प्रदूषण करके रखा है। कैसे हम लोगों ने प्रदूषण करके रखा है? जैसे दोस्तों इसका विस्तार पूर्वक आंसर आपका डिस्क्रिप्शन में है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। ठीक, वायु प्रदूषण जिसको हम लोगों ने प्रदूषित कर रखा, किस प्रकार से? जैसे मान लो कि अपने वाहन, हम लोग डेली वाहन लेके निकलते हैं, वाहन चलाते हैं, इस वाहनों में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है। वायु प्रदूषित होने के कारण आपको बता दे कि हमारा जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में हो रही है कमी। कैसे आपको बता दे, ध्यान देना कि ऑक्सीजन जुड़कर ऊपर जाके लेयर बनता है, परत बनती है। उस परत को हम लोग ओजोन परत भी कहते हैं। ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है? सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें है ना, पराबैंगनी किरणें, उससे हमें रक्षा करती है। लेकिन इस वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत भी छेद हो चुका है दोस्तों। छेद होने वाला नहीं है, हो चुका है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए अगर सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं अगर डायरेक्ट हमारे त्वचा पर पड़े तो हमें स्किन कैंसर होगा दोस्तों, ये समझ लेना। लेकिन हाँ खैर, हमने एक चीज तो नोटिस किया है कि जो हमारे सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, है ना, जो कोरोना वायरस के लिए, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में ना तो फैक्ट्रियां चली, ना ही वाहने चले। इसके कारण से ध्वनि यानी वायु प्रदूषण जो है वो कम हो गया था। और हमारे ख्याल से जो ओजोन परत है वो कुछ तो अपनी पूर्ति कर ली होगी ओजोन परत ने। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें महसूस हुआ, क्योंकि इसके हमने मौसम के बारे में देखा कि लॉकडाउन के बाद मौसम में बहुत परिवर्तन हुआ है। मौसम में, अधिकतर मौसम में बहुत परिवर्तन हुआ है, तो इससे तो मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ठीक है, अब एक चीज है, ये तो हो गया वायु प्रदूषण। अब जल प्रदूषण, जल को भी ध्यान देना दोस्तों, चाहे ध्वनि हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, तीनों चीज को प्रदूषित करने वाले हम ही लोग हैं, प्रदूषित करने वाले। अब जल को कैसे प्रदूषण? दोस्तों ध्यान रखना कि जल प्रदूषण, जल को प्रदूषित करना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण में क्या होता है दोस्तों, आपको बता दे कि इसको हम ही लोग, देखो हमारे जो, खैर हम तो इंडिया के हैं, हम इंडिया के रहने वाले हैं। हमारे भारत में गंगा जी को माँ का दर्जा दिया गया है, गंगा को हम माँ कहते हैं, माँ गंगा। फिर भी देखिए हमारा गंगा जो है ये भी प्रदूषित है, जबकि अन्य कंट्रियों में, अन्य देशों में जल को, यानी जल को हम लोगों ने जल का गंगा को स्वरूप दिया। हमारे इधर अन्य कंट्रियों में जल को जल माना जाता है, लेकिन वहां का जल को देखिए कितना साफ है, कितना स्वच्छ है। और हमारा जो गंगा जी है, गंगा जी देखिए कितना प्रदूषित है कि नहीं? तो ये हम ही लोगों ने किया। कैसे किया? हम लोग क्या करते हैं कि
जो मृत शरीर होता है ना, लोग जब एक्सपायर हो जाते हैं उनका मृत शरीर, मृत शव को हम लोग उस गंगा में बहा देते हैं। इसको बहाना दोस्तों नहीं चाहिए। क्यों? इसके बहाने से गंगा जी प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मृत शरीर को जलाने के बाद उसके राख को भी गंगा जी में बहा देते हैं। चलो ये तो हमारा नियम है, ठीक है, नियम कानून। फिर भी अगर अधिक से अधिक अगर कम रूप में फैलाए तो गंगा जी हमारे प्रदूषित नहीं होगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि गंगा में नहाते हैं और अपना हम लोग खुद नहाते हैं, और कभी कभी जैसे मान लो कि नदी नालों में हम लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों को नहलाने ले जाते हैं, तो जानवरों को नहलाने से भी गंगा जी प्रदूषित होती है। इसके बाद जल प्रदूषण होता है। खैर गंगा जी में तो हम लोग जानवरों को नहीं ले जाते हैं, हम लोग जल की बात कर रहे हैं। जल में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि कोई जल है, मान लो कि जैसे नदी है, किस नदी में हम लोग क्या करते हैं, खुद को नहलाते हैं, हम लोग खुद भी नहाते हैं, अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। इससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर कपड़े धोते हैं हम लोग, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। जैसे फैक्ट्रिया है, फैक्ट्रियों के जो केमिकल्स है उसको हम लोग उसी नदी में हम लोग श्रवण कर देते हैं, यानी बहा देते हैं। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया जल प्रदूषण के प्रकार। मूल जल प्रदूषण हमारे पास मूल प्रदूषण हमारे पास ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण है। ठीक है, हमने कहा था अभी हाल ही में कि जल प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण के प्रकार नहीं है, ध्वनि प्रदूषण के प्रकार है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 11 का हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर 11 का उत्तर 11 उत्तर 11 के में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डाल लेना है, पौधों में जल का परिवहन। जल में पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग समझना क्या होता है। सबसे पहले पौधों में जल का परिवहन, पौधे तो जानते ही हो, जल भी जानते हो, का परि माने होता है चारों ओर, और बहन का मतलब ले जाना। परि का मतलब चारों ओर, हर जगह से ले जाना। यानी पौधों में जल का परिवहन, जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, आपको बता दे, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। तो जल में यानी पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम किस प्रकार से करता है दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक कोई पौधा है, ठीक है, ये हमारा एक पौधा है, और ये हो गए पौधे की जड़ें। एक क्या हो गए, पौधे की जड़ें। एक तो होती है मूल जड़ें जो कि बहुत लंबी होती है, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया पौधे, ये हो गया हमारे पास कोई पौधा, ठीक, ये हो गया हमारे पास कोई एक पौधा। अब क्या होता है कि जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है मूल जड़ बहुत दूर से जल लाने का कार्य करता है, मतलब मूल जड़ नहीं, जाइलम क्या करता है, जैसे मान लो कि बहुत दूर यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है, जल को उसको जाइलम क्या करता है कि बहुत दूर से जल को जाइलम क्या करता है, ये जल है, ठीक है, जाइलम क्या करता है, बहुत दूर से जल को जड़ों तक लाने का कार्य करता है। कौन करता है, जाइलम। बहुत दूर से यानी मिट्टी के अंदर से जाइलम क्या करता है, जल को लाने का कार्य करता है। कौन करता है, जाइलम। तो एक चीज ध्यान देना कि ये जो मूल रोम है ना, हमारा मूल रोम ने क्या किया कि मूल रोम ने जल को यहाँ तक लाया, यहाँ से फिर जाइलम क्या करता है, जाइलम भी जल को लाने का कार्य करता है, लेकिन दूर से, बहुत दूर से मूल रोम जल को लाएगा, और लाने के बाद मूल रोम यहाँ तक पहुंचा, केवल जड़ तक ही मूल रोम पहुंचाएगा, और जड़ के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम को जल को पहुंचाता रहता है। धीरे धीरे यहाँ का जल में यानी पौधों में जल का दाब, प्रेशर बढ़ता रहता है। फिर पौधे को मजबूरी में, जैसे हम लोग अधिक खाना खाते रहेंगे, जब पूरा प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से अपच पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार पौधे क्या करते हैं, अपने शरीर के विभिन्न भागों से वही उनका अपच पदार्थ मतलब जल को पचाने के बाद वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में अपने शरीर से निकाल देते हैं पौधे। ठीक
ठीक है, तो ये हो गया इसका क्रियाविधि को समझाइए कहा था, तो ये हो गया इसकी क्रियाविधि। तो जाइलम क्या करता है, पौधों के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाता है। जब पौधे का प्रेशर बढ़ जाता है तो पौधे अपने विभिन्न भागों से जल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसको हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन नाम भी दिया है। ठीक, अगर ये आपको नहीं करना याद रखा तो आपको ये कहा गया है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन भी करना है। तो कायिक प्रवर्धन, तो 11 का का, तो आप लिखोगे उत्तर 11 का का, अब लिखोगे उत्तर 11 का अथवा आप लोग क्या डालोगे, कायिक प्रवर्धन, क्या हेडिंग डालोगे, कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन दोस्तों किसे कहते हैं, तो दोस्तों कायिक जनन जो है, कायिक जनन, कायिक का मतलब क्या होता है, जो पौधों से कोई दूसरा पौधा जब तैयार होता है तो बीज की आवश्यकता नहीं होती। अगर विदाउट बीज से, यानी बिना बीज से अगर हम लोग पौधों को उत्पन्न करते हैं तो दोस्तों कायिक जनन में क्या होगा, यानी बीज की आवश्यकता नहीं होती। बिना बीज के अगर हम लोग पौधे तैयार करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कायिक जनन। जैसे कायिक जनन की कई विधियां है, कायिक जनन की कई विधियां, जैसे आपको बता दे कई विधियां, मतलब 2 विधियां है। जैसे नंबर 1 आपके पास होता है प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि, और नंबर 2 होता है आपके पास, नंबर 1 आपके पास होता है प्राकृतिक विधि और नंबर 2 होता है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि वह विधि है जो हम लोग नहीं कर सकते, प्राकृतिक द्वारा होती है, उसे प्राकृतिक विधि कहते हैं। जैसे तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन, तनु द्वारा, जैसे मान लो कि तने से, जैसे आलू है, आलू से जो नए कॉलम उगने लगते हैं, नए कॉलम बनने लगते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक विधि, यानी ये हो गया तनु द्वारा। जैसे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जो जड़ से देखा होगा कि जैसे मान लो कि हम लोग लिप्टस के पेड़ नहीं लगाते हैं, लिप्टस के पेड़, और उसी लिप्टस के पेड़ से एक जड़ से दूसरा लिप्टस का पेड़ निकल आते हैं। हालांकि लिप्टस का पेड़ को एग्जांपल नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें तो बीज होते भी हैं, फिर भी हम लोग लिप्टस का बिना बीज के भी लिप्टस का पेड़ हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये अभी हमारा कायिक प्रवर्धन है। क्यों, क्योंकि लिप्टस के पेड़ में देखा होगा कि जड़ों के पास से दूसरा लिप्टस पेड़ उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक, इसके बाद जैसे पुदीना, शकरकंद, ये सब क्या है, ये सब जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन है। पुदीना, शकरकंद, ये क्या है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कृत्रिम विधि क्या है, कृत्रिम विधि जो है वह विधि जो हम लोग खुद कर सकते हैं, हम लोग खुद कर सकते हैं, उसे हम लोग कृत्रिम विधि कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, गुलाब है, गुलाब के डाल को काट काट के हम लोग लगाते हैं, तो ये भी कायिक प्रवर्धन है, ये भी क्या है, कायिक प्रवर्धन। क्यों, क्योंकि गुलाब के पौधों को हम लोग काट रहे हैं, गुड़हल है, गुड़हल के डाल को काट काट लगाते हैं, ये भी कायिक प्रवर्धन है। लेकिन ये कालम विधि है दोस्तों, कौन सी विधि है, ये कालम विधि, इसको लोग गुलाब वगैरह, गुड़हल, इसको डाल को काट काट कर लगाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे दाब द्वारा कायिक प्रवर्धन। दाब मतलब जैसे कुछ पौधे की जड़ें बहुत सख्त होती है, डाल जो होती है ना, शाखा बहुत सख्त होती है, उसमें दाब लगाकर हम लोग करते हैं। जैसे नींबू वगैरह है ना, उसमें दाब लगाकर ही हम लोग प्रवर्धन करते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, वह प्रवर्धन जो हम लोग, यानी ध्यान रखना, वह प्रवर्धन जिसमें हम लोग बीज द्वारा पौधे उत्पन्न नहीं करते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसकी 2 विधि है, प्राकृतिक विधि, कृत्रिम विधि। वह विधि जो हम लोग कर सकते हैं कृत्रिम विधि, और जो हम लोग नहीं कर सकते वो प्राकृतिक विधि। ठीक है, अब दोस्तों आपको एक काम करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, इसके बाद हम लोग आगे कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन 11 का खा, 11 खा में आप लोग उत्तर लिखोगे। सबसे पहले 11 का खा, उत्तर क्या लिखोगे, 11 का खा। 11 खा में दोस्तों आपसे ये कहा गया है, तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र भी बनाइए। सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों, आपको बता दे कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, ये संदेश को, विभिन्न सूचनाओं का संवहन करता है। संवहन का मतलब होता है पहुंचाने का कार्य करता है। जो हमारे पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है ना, मेरु रज्जु जिसे कहते हैं, ये इसकी जो हमारा शरीर तंत्रिका तंत्र है, ये क्या करता है, हमारे शरीर की विभिन्न सूचनाओं को ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, तंत्रिका तंत्र। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र संदेशों का वहन करता है, यानी संवहन करता है,
तंत्रिका तंत्र कहलाते हैं। और तंत्रिका तंत्र का दोस्तों चित्र पूछा गया है, तो चित्र आप लोग स्क्रीन में देखिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तंत्रिका तंत्र। ठीक, तो ये हो गया तंत्रिका तंत्र। तो इसके बाद हम लोग 11 का करेंगे खा का अथवा। अगर हमें ये नहीं करना है तो 11 का खा का अथवा करना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ 1 करना है, यहाँ पर 2 करेंगे। तो लिखेंगे उत्तर 11 का खा का अथवा। 11 खा में अथवा में हमसे ये कहा गया है परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना परिवार नियोजन। क्या डालना है? परिवार नियोजन। और इसके बाद आपको लिखना है, इस हेडिंग डाल लेना है इसकी विधि। ठीक, तो परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार को नियोजित करना, परिवार को सीमित करना, परिवार को एक स्थायी रूप से रखना, उसे परिवार नियोजन कहते हैं। यानी परिवार को नियंत्रित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं? परिवार को नियंत्रित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। इसकी कई विधियां हैं। सबसे पहले विधि को हम लोग हेडिंग लिख देते हैं, इसके बाद एक एक बात आपको हेडिंग समझाते हैं। अब दोस्तों इसकी 2 विधि पढ़ेंगे, एक अस्थायी विधि है और एक स्थायी विधि है। अस्थायी विधि का एग्जाम्पल हम लोग हेडिंग ले लिया हम लोग, सुरक्षित काल में संपर्क। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। सुरक्षित काल में संपर्क, सुरक्षित काल में संपर्क मतलब जुड़ना। जब स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं ना, तो सुरक्षित काल का संपर्क होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये टॉपिक तो है थोड़ा सा वैसे टाइप का, जिसको थोड़ा सा हम वैसी भाषा में समझाएंगे, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो ध्यान देना कि सुरक्षित काल में संपर्क, जब स्त्री पुरुष आपस में सम्मिलन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये ध्यान ये रखना चाहिए कि स्त्री में होता है मासिक चक्र। स्त्री में क्या होता है? मासिक चक्र। अब ध्यान रखना कि मासिक चक्र से पहले, यानी समथिंग 4 या 5 दिन से पहले, और मासिक चक्र होने के 7 या 8 दिन के बाद तक स्त्री पुरुष को नहीं मिलना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं सुरक्षित काल में संपर्क। और इसके बीच में अगर मिले तो कोई दिक्कत नहीं होती है, संतान की उत्पत्ति होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि हमें तो सीमित परिवार करना है ना। सीमित परिवार करने के लिए क्या करना चाहिए? मासिक चक्र के 4-5 दिन पहले से और मासिक चक्र हो जाने के 7-8 दिन के बाद नहीं मिलना चाहिए। ठीक, इसके बाद धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग गलतियां करते हैं कि अपने आप में धैर्य नहीं रख पाते। कैसे? हम लोग छोटी उम्र बच्चों की शादियां करवा देते हैं, और बच्चे ऐसे 16-17 साल में शादियां कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे कर लेते हैं, और उनके 19-20 साल में उनकी संतान उत्पत्ति हो जाती है। फिर देखो कि उनके एक और 4-5 संतान उत्पत्ति हो जाए, इससे परिवार सीमित नहीं होता है। वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति खुद भी खुश नहीं रहेगा, अपने बच्चों को भी खुश नहीं रख पाएगा। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद लूप क्या होता है? दोस्तों आपको बता दें कि स्त्रियों में ये लगाए जाते हैं। स्त्रियां लूप लगाकर अगर निषेचन करती है अपने पति से, तो इसके दौरान संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक, यही बचाव है, इससे सीमित परिवार हो सकते हैं। इसके बाद ये जो लिखा है आप लोग खुद देख सकते हो, इसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग पुरुष भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग स्त्री भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से भी संतान में हम लोग संतान उत्पत्ति में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, संतान को सीमित कर सकते हैं। संतान उत्पत्ति से भी हमारा बचाव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रयोग करके, यानी ध्यान देना कि गर्भ निरोधक गोलियां, आजकल मार्केटों में कुछ गोलियां आने लगी है, गर्भ निरोधक गोलियां, जिससे कि अधिकतर कुछ स्त्रियां इसको लेकर अपनी संतान को नष्ट भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और बता दें कि इसका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। मान लो कि 1 सेवन करो या 2 सेवन करो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं सेवन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा स्त्रियों में जो अंड वाहिनी होती है, उसके ऊपर ऑयल यानी फैट जम जाता है। फैट जमने के कारण संतान की फिर दोबारा संतान की उत्पत्ति नहीं होती है ना, होने का ना होने का, संतान ना होने का फिर भय भी रहता है। तो या तो फिर 1-2 संतान उत्पत्ति, 1 संतान या 2 संतान, आपको 2 संतान चाहिए, क्योंकि हमारा भारत का नियम क्या है? हम 2 हमारे 2। तो 2 संतान के बाद अगर आपको तीसरा संतान आने की संभावना है, तो इसका प्रयोग करके उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गर्भ समापन, अधिकतर डॉक्टरों की सलाह लेकर ही गर्भ समापन करना चाहिए। यानी गर्भ समापन डॉक्टर ही करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर गर्भ समापन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो परिवार है वो नियोजन यानी परिवार सीमित बन सकती है। इसको स्थायी विधि में है, एक है नसबंदी और एक है नसबंदी। मतलब एक नलबंदी एक नसबंदी होती है, हालांकि हमने दोनों ही नसबंदी लिख के रखा है।
एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए। स्त्री में नसबंदी किस प्रकार से होती है? स्त्री में क्या होता है कि जो अंडवाहिनी होती है उनके जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी को काट कर उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि पुरुष का जो शुक्राशय है उसके अंदर प्रवेश नहीं होता है और जिससे कि संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। नसबंदी क्या है? पुरुष में होता है नसबंदी, स्त्री में नलबंदी, पुरुष में नसबंदी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि दोनों में नसबंदी लिख दिया हमने, तो पुरुष में नसबंदी, स्त्री में नलबंदी। तो पुरुष में क्या होता है? पुरुष का जो शुक्र नलिका है, शुक्र नलिका को काट कर उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राशय का श्रवण नहीं होता है और संतान की उत्पत्ति नहीं होती है और जिससे कि हम लोग इसको परिवार को सीमित कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास ये विधिया हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया 12 नंबर, पादप हार्मोन क्या है? किन्हीं 3 पादप हार्मोन के नाम लिखिए, उनके कार्यों का भी वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम लोग उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पादप हार्मोन, तो लिखेंगे वो लोग उत्तर 12। हेडिंग क्या डालना है? पादप हार्मोन। दोस्तों पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन, जो पादप का मतलब क्या होता है? पौधे, पौधों में कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। विशिष्ट रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं? पौधों को वृद्धि को यानी मोटाई को, लंबाई को बढ़ने से उसको नियंत्रित रखते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या करता है? जैसे पौधों की लंबाई बहुत अधिक ना हो जाए, पौधों की मोटाई बहुत अधिक ना हो जाए, पौधों की चौड़ाई बहुत अधिक ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए, उसको सीमित रखने के लिए एक हार्मोन होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन्स, ठीक। तो पादप हार्मोन्स क्या करता है? यानी पादप हार्मोन्स क्या है? पौधों के विभिन्न भागों को नियंत्रित भी करता है, पौधों को वृद्धि को नियंत्रित भी करता है, यानी उसे हम लोग पादप हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, इसकी यानी विभिन्न विधियों का वर्णन भी कीजिए, नहीं विभिन्न नहीं, 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए, उनके कार्य का भी नाम लिखिए। 3 पादप हार्मोन्स, तो 3 पादप हार्मोन्स, नंबर 1 हो गया हमारे पास एथिलीन। क्या हो गया हमारे पास? एथिलीन। और एथिलीन का कार्य क्या हो गया? एथिलीन का कार्य हो गया दोस्तों फल को पकाना। जो पौधों में फल लगते हैं, फल को पकाने का कार्य करता है, कौन करता है? एथिलीन। एथिलीन हार्मोन जो है वो फल को पकाता है। दूसरा हार्मोन हमसे ये पूछा गया है, दूसरा हार्मोन है हमारे पास जिबरेलिन। जिबरेलिन, जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन क्या करता है? ये वृद्धि को नियंत्रित रखता है, वृद्धि को नियंत्रित रखता है, यानी वृद्धि को नियंत्रित रखता है। कौन रखता है नियंत्रित? ये रखता है जिबरेलिन, कि वृद्धि कहीं अधिक ना हो जाए, कहीं कम भी ना रहे, उसको सीमित रखने का काम कौन करता है? जिबरेलिन। इसके बाद अगला हार्मोन होता है एब्सिलिक अम्ल। एब्सिलिक अम्ल, एब्सिलिक अम्ल। एब्सिलिक अम्ल क्या करता है? ये वृद्धि रोधक होता है। ये क्या होता है? ये वृद्धि रोधक होता है, ये वृद्धि को रोकता है। ध्यान देना, एथिलीन फल को पकाने में, जिबरेलिन वृद्धि नियंत्रित करता है, इसको वृद्धि को नियंत्रण मतलब कहीं कम भी ना रहे, अधिक भी ना रहे, ठीक है। और जिबरेल यानी एब्सिलिक अम्ल क्या करता है? वृद्धि रोधक, ये वृद्धि को रोक देता है, वृद्धि को क्या करता है? रोक देता है। जैसे मान लो कभी कभी देखा होगा कि पौधे एकदम छोटे रह जाते हैं, पौधे बड़े होने चाहिए तो छोटे रह जाते हैं, यानी उस समय एब्सिलिक अम्ल ने कार्य किया, वृद्धि को रोक दिया, ठीक। ये एब्सिलिक अम्ल का कार्य हो गया। अब दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर ये पूछा गया, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन भी कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको स्क्रीन पे मानव पाचन तंत्र का चित्र दिखाते हैं, तो देख रहे हो आप लोग, ये है मानव पाचन तंत्र का चित्र, ठीक। अब ध्यान देना, मानव पाचन क्रिया का वर्णन करना है, तो आपको सबसे पहले तो आपको हमने दिखा तो दिया है, फिर भी आपको लिखना है उत्तर 12 का अथवा। अगर आपको 12 नहीं करना है तो ही अथवा करना है, ठीक। यहां पे डालना है पाचन क्रिया, डाला है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया हमारा स्टार्ट कहां से होता है? आपको बता दे, मुख से। पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होता है? मुख से। मुख क्या है? जो हमारे 2 होठ है, 2 होठों से घिरा मुख होता है। पाचन क्रिया कहां शुरू होता है? मुख से। मुख जो है वो 2 होठों से घिरा होता है। इसके बाद मुख के अंदर क्या होते हैं? क्या होता है? जीभ। जीभ क्या होता है? जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य है भोजन को उलटना पलटना, भोजन का स्वाद चखना, भोजन को उलटना पलटना और भोजन को स्वाद चखना। इसके बाद मुख के अंदर क्या है? दांत। दांत हमारे पास क्या करते हैं? दांत, जो हमारे पास दांत है, हमारे
पास 4 प्रकार के। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि हमारे शरीर में, हमारे मुख में 2 जोड़ी कृंतक होते हैं। 2 जोड़ी कृंतक जो दांत क्या करते हैं, ये भोजन को चीरने का काम करते हैं, यानी कुतरने का। किससे काम करते हैं? कुतरने का। तो ध्यान देना दोस्तों कि हमारे मुख में 2 जोड़ी कृंतक होते हैं जो भोजन को कुतरते हैं, और 1 जोड़ी रदनक होते हैं जो भोजन को चीरते हैं, जो भोजन को चीरते हैं। फिर 2 जोड़ी अग्नचवर्णक और 3 जोड़ी चवर्णक, ये क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। फिर से एक बार समझिए, हमारे मुख में जो दांत 4 प्रकार के है, इसमें से नंबर 1 पे है कृंतक, जो कि 2 जोड़ी होते हैं, ये भोजन को कुतरते हैं। इसके बाद जो हमारा रदनक होता है, 1 जोड़ी होता है, ये भोजन को क्या करते हैं कि चीरते हैं। और इसके बाद अग्नचवर्णक होते हैं। अग्नचवर्णक जो है वो हमारे मुख में होते हैं 2 जोड़ी अग्नचवर्णक, और 3 जोड़ी होते हैं चवर्णक, ये भोजन को पीसते हैं और चबाते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों मुख में क्या अंदर जाएंगे, अतः ग्रसनी। जब मुंह को खोलोगे ना तो ऊपर एक घंटी आकार का दिखेगा, इतनी बड़ी, इतनी छोटी सी होती है, इतनी छोटी सी होती है, घंटी आकार का ग्रसनी। ग्रसनी क्या करता है कि जब भोजन को निकलते हैं ना तो भोजन को अंदर ले जाने का नहीं, थोड़ा सा सहारा कर देती है ग्रसनी कि अंदर जाए। क्योंकि जब हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं ना तो ग्रसनी यहाँ से होकर बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो मतलब मुंह के अंदर, जब मुंह को बड़ा करके खोलोगे ना, शीशे के सामने देखना कि एक छोटी सी घंटी आपको दिखाई देगी। वो घंटी जो है उसको कहते हैं ग्रसनी। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ग्रसनी इसको बंद कर लेती है। ये जो हमारा ग्रास नली है, ग्रास नली को बंद कर लेती है। और जैसे ही हम लोग भोजन को निकलते हैं तो फिर अंदर ले जाने का कार्य धकेलने का कार्य करते कौन? ग्रसनी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला हेडिंग हमको डालना है। आपको तो हेडिंग डाल के लिखना है। पहले हेडिंग डाल लेना आपको मुख, दूसरा हेडिंग डाल लेना आपको ग्रसनी। क्या डालना है? ग्रसनी। तीसरा हेडिंग डाल लेना आपको लार। क्या डाल लेना है? लार। मुख में लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में टालोइन हार्मोन्स भी होता है। लार ग्रंथि क्या करती है? लार ग्रंथि जो भोजन है, भोजन को पहले हम लोग जब चबाते हैं, ले जैसा बनाते हैं, तो लार उसके ऊपर चारों ओर जमकर पीस, यानी भोजन के ऊपर यानी इकट्ठा होकर चारों ओर से भोजन के ऊपर जुड़कर वो ले जैसा बना देता है, जिससे कि भोजन को निगलने में आसानी हो। ये लार का काम होता है। ठीक है, लार में लार ग्रंथि होती है। इसके बाद दोस्तों आपको अगला हेडिंग डाल लेना है, यानी आमाशय। क्या हेडिंग डालना है आपको? आमाशय। चौथा नंबर हेडिंग डाल लेना है आपको आमाशय। आमाशय दोस्तों आपका जे आकार का होता है, अंग्रेजी के जे आकार का होता है। आमाशय जो है आपके पास किसके आकार होता है? अंग्रेजी के जे आकार का होता है। और यहाँ पर आमाशय में आमाशयिक रस या जठर रस का श्रवण होता है, यानी आमाशय में आमाशयिक रस भी निकलता है, जठर रस भी निकलता है। इससे क्या होता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका श्रवण होता है, इसका उत्पन्न होता है। किसमें? आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों नुकसानदायक नहीं है। जो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, जो हम लोगों के आमाशय में है, आमाशय में ये नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ से कौन सी यानी गैस कह सकते हो, HCl गैस, यानी HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी तुम्हारे शरीर के अंदर वो गैसीय अवस्था में है, फिर अम्ल का भी कार्य कर रही है। ठीक है, तो आमाशय में किसका आकार होता है? जे आकार का होता है। उसमें जठर ग्रंथि उत्पन्न होती है, श्रवण होती है, जिससे HCl का निर्माण भी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। इसके बाद अगला हेडिंग डालोगे आप लोग छोटी आंत। क्या हेडिंग डालोगे? छोटी आंत। छोटी आंत समथिंग 6 से 8 यानी 7 कितना होता है? 6 से यानी 7 मीटर लंबी होती है। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि छोटी आंत है। छोटी आंत की दोस्तों एक विशेषता है कि जो भी हम लोग भोजन करते हैं ना, इस समथिंग छोटी आंत में 6 घंटे तक रहती है भोजन। इसीलिए हम लोगों को शरीर में देखा होगा कि अगर हम लोग दिन भर ना भी खाना खाए तब भी ऊर्जा बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि छोटी आंत जो है वो अपने अंदर भोजन को रख लेती है। रखने के कारण हम लोग 6 घंटे तक अगर भोजन ना भी करें तब भी हमारे शरीर में धीरे धीरे ग्लूकोज बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि छोटी आंत में भोजन है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? समथिंग 6 से 7 मीटर। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डाल लेना है? आपको हेडिंग डाल लेना है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होता है कि छोटी आंत से भोजन फिर बड़ी आंत में जाता है। जैसे ही बड़ी आंत में जाता है तो हम लोगों का पेट दर्द चालू। जैसे पेट दर्द चालू तो फिर दौड़ना पड़ेगा हमें। कहाँ पर? पता तो है हमें कहाँ जाना है? संडास जाना पड़ेगा। संडास जाकर हम लोग क्या करेंगे? गुदा द्वारा अपच पदार्थ को निकाल देंगे।
संडास में जाकर क्या करेंगे, गुदा द्वारा अपच पदार्थ को निकाल देंगे और हमारा पूरा का पूरा पाचन क्रिया खत्म। तो लास्ट में आपको क्या डालना है, लास्ट में डालना है आपको गुदा, गुदा द्वार। गुदा द्वार का कार्य क्या होता है, गुदा द्वार का कार्य होता है भोजन को शरीर से बाहर निकालना। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम लोगों ने इस सेट को खत्म कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।